आज के विद्यार्थी कल के शिक्षक। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका इस बात के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि कुछ युवा साथियों के साथ मिलने का मौका दिया। और आज के विद्यार्थी कल के शिक्षक। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका इस बात के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि कुछ युवा साथियों के साथ मिलने का मौका दिया। राजस्थान के बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि राजस्थान के बच्चे बोलना जानते हैं, इसलिए एक तो चेहरे पे कभी भी कोई दीनहीन भावना मत लाई। नौकरी आपको आपके दम से मिलेगी तो बड़ी बात नहीं। प्रैक्टिस करिए, सिस्टमेटिक कैसे बोले, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि सामने आप यहाँ तो जो लिखित है उसमें तो आपकी कॉपी हमारे सामने, उसके आधार पे आपको असेस करते हैं। आप मेरे सामने खड़े, आपको असेस कैसे करें? बैठे खुद की तरह चेहरे पे कर लीजिए अपने आप को कि आप सब नॉर्मल हो। डर लग रहा है, डर नहीं लग रहा है तो कोई ना कोई गड़बड़, क्योंकि मैं भी इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मुझे भी अंदर रोजाना सुबह शाम इंटरव्यू, सुबह शाम इंटरव्यू, सुबह शाम इंटरव्यू। तो बच्चे तो है ही नहीं जिनको मैं इंटरेस्ट करूं, तो कहां से लाऊं बच्चे? तो मैंने सिस्टम में एक नया सिस्टम शुरू किया कि रोजाना 6-7 बोर्ड होते हैं। 6-7 बोर्ड में 90-100 लड़के सुबह, बच्चे सुबह और 90-100 बच्चे शाम वाले सेशन में। तो दोनों में एड्रेस करता था कि आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। एज ए टीचर मैं आप लोगों को अश्योर करता हूं कि आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगा। आपका आपकी योग्यता के आधार पर सिलेक्शन होगा, कोई और आधार नहीं होगा सिलेक्शन का। तो पहले मैं टीचर्स को एड्रेस करता था। दूसरा, जो एक्सपर्ट्स आते थे उनको सुबह शाम उनको एड्रेस करता था कि आपको ज्ञान की परीक्षा लेनी है, अज्ञान की परीक्षा थोड़ी लेनी है। क्यों? ज्ञान तो बहुत है, वो तो बाई चांस है कि आप लोग इधर बैठे हैं, वो इधर बैठे हैं। अगर वो इधर बैठ जाए तो आपको पसीने आ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले बच्चे को ये पूछो कि क्या तैयार करके आए हो आज के लिए। यहां से इंटरव्यू शुरू होता है कि बताइए क्या तैयार करके आए हो। 99% बच्चे कहते हैं कि कोई खास नहीं। अरे उल्लू, जिस नौकरी के लिए आ रहा है वो खास क्यों नहीं? तो यहां से आपके बारे में असेसमेंट शुरू होता है कि जब आप पहले ही कह रहे हो कोई खास नहीं, तो ये आपको नेगेटिविटी की तरफ धकेलता है। इसलिए सबसे पहले इंटरव्यू में क्या होना चाहिए? जैसे आपकी प्रॉब्लम तो क्या है कि आपसे क्या पूछा जाए। इसकी प्रॉब्लम है वो क्या पूछे आपसे जो आपको आता है। हमने टाइट कर दिया ना उसको। एज चेयरमैन आई टॉक टू दी एक्सपर्ट्स ऑल्सो। आपसे भी मैंने कहा। तो वहां जब मैं बाहर निकलता था तो स्टूडेंट्स के चेहरे पर एक अलग भाव होता था। मैं अंदर जाता था तो चेहरा लटका हुआ बैठा होता है, स्वाभाविक रूप से नौकरी जैसा कंपटीशन, भाव ये कि पैसा, सिफारिश के आधार पर सिलेक्शन होता है। तो एक तो ये कि किसी सिफारिश के आधार पर सिलेक्शन नहीं होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, ये मैं कहता था उनको बड़े, और विश्वास दिलाता ही नहीं था, मैंने इसको इंप्लीमेंट करके देखा। अब ये सिस्टम की प्रॉब्लम है। मान लो मैं 10% भी सुधार कर पाया तो मैंने उसको अपनी उपलब्धि पाया, क्योंकि मैं पूरे सारे सिस्टम को अकेला तो सुधार नहीं सकता। सिस्टम की प्रॉब्लम है। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में जितना मुझे समय मिला, मेरा समय भी बहुत कम रहा, क्योंकि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं थी कि आई विल बी द चेयरमैन। अब मैं तो वाइस चांसलर था यूनिवर्सिटी से, किसी व्यक्ति को आज तक डायरेक्ट चेयरमैन बनाया भी नहीं गया। तो जो समय मिला, तो एक तो सबसे पहली बात जो आपके काम की है, मैंने सारी बैकग्राउंड इसलिए बताई जिससे आपको याद रहे ये कि आपको, जैसे आप लोगों ने इंटरव्यू दिया है तो बीच में जो बैठता है वो व्यक्ति चेयरमैन होता है। वो मेंबर होता है बोर्ड का, वो चेयरमैन के रूप में बैठता है। फिर इधर उधर वो एक्सपर्ट्स बैठते हैं। तो चेयरमैन आपको पूछते हैं, यू आर मिस्टर राधेश्याम, यू आर सच एंड सच, सच एंड सच, सच एंड सच, सच एंड। इसके 2 कारण होते हैं। एक तो ये कि कैंडिडेट वही है जिसका इंटरव्यू करने, या कोई दूसरा आ गया है। और दूसरा, आपको नॉर्मलाइज करने का तरीका ये, आपको नॉर्मलाइज करने का तरीका, क्योंकि आप घबराए हुए हैं, वैसे ही परेशान हैं, तो आपको उस माहौल में आपको अपनी सी बात करना है। भाई आप राधेश्याम को, आपके पिताजी का नाम है, इस गांव के रहने वाले हो, ये किया है, ये किया है, ये किया है। फिर उसके बाद वो चेयरमैन
आपसे पूछता है, बताइए क्या तैयार करके लाए हो? आप कहते हो नहीं सर कोई कुछ खास नहीं, रोते रोते से बोलते हो, चेहरे पर बिल्कुल दीनहीन का भाव है। तो पहली बात, दीनहीन का भाव हटा दीजिए। आपके चेहरे पर ये जो सारी दुनिया का वजन जैसे आपके चेहरे पर आ गया हो, बिल्कुल आंखें पूरी ऐसे करके, मतलब ये आपको पता नहीं लगता, कैंडिडेट को पता नहीं लगता, वो सामने जो बैठता है ना, हम लोग बैठते हैं तो उसे पता लगता है, क्योंकि आपको तो वो टेंशन है अंदर, तो आपके चेहरे पे क्या भाव है आपको पता ही नहीं है, तो जो अंदर भाव है वही चेहरे पर आ रहा है। इसलिए इंटरव्यू में आपको जो अंदर हो रहा है उसको चेहरे पर नहीं लाना है, ये सबसे बड़ी आर्ट, ये सीखना। अंदर तो क्या कहना चाहिए, क्या कहते हैं आप लोग उसको, अंदर तो धुक धुक हो रही है, डर लग रहा है, जनवरी के महीने में पसीने आ रहे हैं, ये सब क्या होगा, ये सब क्या होगा? अगर नहीं है तो भी एबनॉर्मलिटी है, कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई। तो आप अपने आप को टेस्ट कर लीजिए, अगर गड़बड़ होती है तो आप नॉर्मल हो, गड़बड़ नहीं होती है तो आपके साथ कोई एबनॉर्मलिटी है, ये सबके साथ होता है। तो आप अपना मूल्यांकन करिए, गड़बड़ होती है, डर लगता है, तो आप सब नॉर्मल हो। एक तो ये तैयार कर लीजिए अपने आप को कि आप सब नॉर्मल हो, डर लग रहा है तो। डर नहीं लग रहा है तो कोई ना कोई गड़बड़ है, क्योंकि मैं भी इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मुझे भी अंदर से लगेगा, जब सिलेक्शन से जुड़ा हुआ, ऐसे ही मटर गश्ती करने जाना हो तो कुछ भी कर जाओ, लेकिन जब कोई चीज जॉब से जुड़ी हुई तो उस समय अंदर होगा। अब उसको कैसे विन ओवर करें जिससे सामने वाले को लगे कि मैं नॉर्मल हूं, मुझे किसी चीज का डर नहीं, तैयार करके आया हूं, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, मैंने सब्जेक्ट पढ़ रखा है, जो आप पूछेंगे उसका जवाब दूंगा। अब इसलिए एक तो ये कि जैसे ही आपसे पूछा जाए कि आप क्या तैयार करके आए हैं, तो उसी वक्त आप 8-10 टॉपिक एक सांस में बोल जाएं, जल्दी जल्दी। आप मान के चलिए कि आपका इंटरव्यू उन्हीं टॉपिक्स पे लिमिटेड होगा, इधर उधर एक दो कोई क्वेश्चन चले जाए तो और नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का जवाब आना कोई जरूरी नहीं है। आपको अगर मान लीजिए टोटल इंटरव्यू 15-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से मान लो अगर 5-7 क्वेश्चन भी आपके नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके सिलेक्शन। लेकिन जिन क्वेश्चंस का आप जवाब दें वो सही होना चाहिए। सही होने का मतलब नहीं कि 100%, लेकिन आप एक टॉपिक के बारे में जो पूछा गया है उसके बारे में अपनी बात बताएं। नंबर 1 कैसे बताएं? तो सामान्यतः बच्चे क्या करते हैं कि एक एक चीज शुरू की, बस उसी को स्ट्रेच करते रहते हैं, उसी को खींचते रहते हैं, एक ही पॉइंट को। वो नहीं होना चाहिए। जब आप जवाब दें तो आप कहिए साहब इसमें 3 बिंदु हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, पॉइंट्स में बताएं, जिससे ऐसा लगे ना कि एक ही पॉइंट नहीं, आपको इसके ज्यादातर एस्पेक्ट पता है, इसके ज्यादातर एस्पेक्ट पता चला दो यार, ज्यादातर एस्पेक्ट आप कवर करें, पॉइंट्स में बताएं। और ये ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए आप 3 बिंदु बोलते हैं और एक बिंदु के बारे में बोलना शुरू करते हैं तो आपको एक बिंदु के बाद रोक दिया जाता है, सेकंड थर्ड नहीं पूछते, क्योंकि हमको पता है कि आपको ये आता है, तो उसी समय दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। तीसरा, एक और ध्यान रखिए कि सामान्यतः बच्चे क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन का जवाब अपना दे दिया, दे रहे हैं आप, उसने बीच में ही कोई दूसरे व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उसको इग्नोर करते हो, वो जो क्वेश्चन आपका चल रहा है उसी के जवाब में आप लगे हुए हो। ये ध्यान रखिए कि आप उसको पकड़ के बैठे हो कि उसके पूरा जवाब देना है। बोर्ड ये चाहता है कि आपने ये जवाब दे दिया, आपके जवाब से हम कन्विंस्ड हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछा तो उसको आप भी छोड़ दीजिए, उसको वहीं छोड़ दीजिए और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में जवाब देने लगे। ऐसा नहीं है कि साहब मैंने तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा, उसका पूरा जवाब आपको सुनना पड़ेगा। कई बार ऐसा हो जाता है, कई लड़के, एक लड़का मुझे ध्यान है बहुत अच्छा था वो, पता नहीं किस स्टेट की बात है शायद, तो हमने कहा तो चलो, लड़का आया, बैठिए। उन्होंने कहा मैं खड़े खड़े इंटरव्यू दूं तो आपको कोई ऐतराज? हाँ, अब वो कई तरह के लोग आते, वो जरा और कॉन्फिडेंस में होते हैं ना कि ठीक है साहब मैं जरा अपनी हेकी बढ़ाने के लिए, तो उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा था।
ही वॉज वेरी गुड, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में तो चल जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में तो ही विल हैव टू ओबे, जो हमने कह दिया राइट और रॉन्ग। जैसे आर्मी में कहते हैं ना कि आर्मी में सोचने का काम नहीं है, पुलिस में सोचने का काम नहीं है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, क्योंकि मैं पुलिस पे जुड़ा रहा ट्रेनिंग से, तो मैं कहता हूं कि पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है फ्रॉम माइंड टू मसल्स। माइंड की जरूरत नहीं है, वी रिक्वायर मसल मैन। तो यहां तो हम, अगर जैसे मैं कई बार सोचता हूं कि हेडक्वार्टर से ये आया कि आपको ये करना है, आर्मी वाला सोचने लगे कि नहीं नहीं, कोई जरूरी थोड़ी कमांडर का आदेश मानेंगे, हम मानते हैं कि फील्ड में इस तरह की आवश्यकता है, वी वांट ओबे द ऑर्डर ऑफ द कमांड, तो यहां नहीं चल सकता, एडमिनिस्ट्रेशन में चल जाएगा, और यूनिवर्सिटी में तो सभी कुछ चलता है। इसलिए उस लड़के का हमने सिलेक्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जब यही आदेश नहीं मान रहा है तो सर्विस में आने तक बात पता नहीं क्या करेगा। तो इसलिए एक तो बेटा वो बोतल दो, बोतल दे दो, कौन सा है? तो पहला तो अपने आप को तैयार रखिए कि आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, पॉइंट्स में देना है। तीसरा, पॉइंट्स जवाब देते देते अगर दूसरा क्वेश्चन आ गया तो आप अपने आप को शिफ्ट कर लीजिए क्वेश्चन पे, दूसरे पे, उसका जवाब देना है, उसको छोड़ दीजिए। तीसरा, अब ये तो स्थिति हुई तब जब आपने, चेयरमैन ने आपसे पूछ लिया कि बताइए क्या तैयार करके आए हो, तो आप 8-10 पॉइंट बता दें, इंटरव्यू उसी पे होगा। अब ऐसी स्थितियों के चेयरमैन नहीं पूछे आपसे कि बताइए क्या तैयार करके आए हो, मैंने कहा ना आपको कि इंटरव्यू में आपसे वही पूछा जाएगा जो आप पूछवाना चाहते हैं। तो एक मौका तो चेयरमैन ने आपको दे दिया कि आपसे पूछा क्या तैयार करके आए हो, तो आप कर सकते हैं। मान लो चेयरमैन ने नहीं पूछा कि बताइए क्या तैयार करके आए हो, तो आप कैसे बताओ कि मैं तैयार करके आऊं? आप जाके ये थोड़ी कह सकते हो साहब पहले रुकिए, मेरे से पूछिए कि मैं क्या तैयार करके आया हूं। मान लो ऐसी स्थिति नहीं हो, चेयरमैन नहीं पूछे आपसे, जरूरी थोड़ी चेयरमैन आपके उससे चलेगा। इसलिए जैसे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा, आपने जवाब दे दिया, वेल एंड गुड। सेकंड, वो भी दे दिया आपने। तीसरा क्वेश्चन पूछा, वहां अटक गए, तो वो मेरी अप्रोच लेके आइए पहले वाली। आप कहिए सॉरी सर, ये तो मैं ठीक से नहीं कर पाया, लेकिन आज के इंटरव्यू के लिए मैं ये टॉपिक तैयार करके आया हूं, अगर आप इनमें से पूछेंगे तो मैं आसानी से आपके क्वेश्चन का जवाब दे पाऊंगा। तो पहली कोशिश करिए कि इंटरव्यू आपके ग्रिप में रहे, और ऐसे रहेगा। 90% मान के चलिए कि अगर आप ये अप्रोच अपनाते हैं तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये पहली अप्रोच, अंदर की बात बता रहा हूं। दूसरा, मैंने बताया ये आपको कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस के लिए सब्जेक्ट आपको आना चाहिए। अब सब्जेक्ट के लिए क्या करें? तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि जो आप 9 पेपर पढ़ते हैं, 9 पेपर है एमए एमएससी में, 9 पेपर होते हैं आपके, ज्योग्राफी के हो ना, 9 पेपर होते हैं भाई, 9 ही होते होंगे। अच्छा अच्छा, आप क्या प्रैक्टिकल, वो पॉलिटिकल साइंस अलग हो गया, ठीक है। 8-9 पेपर जो भी आप पढ़ते हैं, उन पेपर्स का पूरा नॉमेनक्लेचर आपको याद होना चाहिए। इसको लोग ध्यान ही नहीं देते कि पेपर्स के नाम क्या है। वो सब ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी या कोई जो भी है, पूरा पेपर का नाम आपको बोलना है। जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूं, पहले तो हमारे पॉलिटिकल साइंस कोई बोलता ही नहीं है, पोल साइंस कोई बोलता है, पोल साइंस कोई बोलता है, पॉलिटिकल। तो पूरा मैं क्योंकि ज्योग्राफी में मुझे पेपर्स के नाम पता नहीं है कि आपके पेपर्स का नाम क्या है, तो नॉमेनक्लेचर समझते हो ना आप, पेपर का पूरा नाम आपको ध्यान होना चाहिए। तीसरी चीज,
जब आप लोग इंटरव्यू देने जाते हो तो क्योंकि पहले तो हम लोग यहाँ ट्यूटोरियल वगैरह सब करवाते थे, बाकायदा टीचर असाइनमेंट देते थे, उनसे बुलवाते थे, करते थे। अब आजकल तो कोई एमए किया, बस एमए करने के बाद ये सब सारे इसीलिए करने पड़ते हैं क्योंकि एमए में कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप खुद सोचिए। मैं ये मानता हूं कि आपने जब एमए किया है, आपने सब्जेक्ट पढ़ा है और आप सब वो क्या नेट जेआरएफ होंगे नेचुरली, तभी तो यहां तक पहुंचे या पीएचडी होंगे। तो वो जो पेपर्स हैं जो आपने पढ़े हैं, एमए में पढ़े हैं या नेट जेआरएफ के लिए पढ़े हैं, उन पेपर्स में क्या क्या क्वेश्चंस मोटे मोटे बनते हैं और उनका क्या जवाब हो सकता है सिस्टमेटिक तरीके से, अच्छा जवाब क्या हो सकता है, ये आप तैयार करें और उनको बोल बोल के देखें, बोल बोल के देखें। इसके लिए मैं एक थेरेपी बताता हूं, जहां भी जाता हूं एक थेरेपी मैंने बना रखी है अपनी, क्योंकि मैंने बताया ना कि 78 से मैं ये काम कर रहा हूं। 78 से हम लोग यही काम कर रहे हैं, बच्चों को यूनिवर्सिटी में गाइड करना, चाहे आईएएस के लिए, चाहे आरएस के लिए, चाहे वो लेक्चरर के लिए। लेक्चर वगैरह के लिए तो हम नहीं करते थे उस समय, लेकिन ये आईएएस आरएस का करते थे और उसमें मॉक इंटरव्यू वगैरह सब करवाते थे। तो इसलिए देखिए कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला, चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैपन्स टू माई स्टूडेंट्स। बड़ा अच्छा लगता है जब आप उनसे मिलते हैं। मैं जब कश्मीर में गया तो वो बेगू का एक लड़का, जब जैसे अपने है ना आरपीएससी, ऐसी जम्मू एंड कश्मीर पीएससी, उसमें वो उस समय ही वाज सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर। तो आया, उसने पाँव वाँव छुए। हमने कहा भाई कौन? कैसा? मैं आपकी जो इंस्टीट्यूट चलती थी उसका प्रोडक्ट हूँ, आजकल सेक्रेटरी टू सीएम हूँ, उमर अब्दुल्ला के उस जमाने, आज से 10-12 साल पहले की बात। पता लगा कि वो अभी चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हुआ। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स उस जमाने के, कोई चीफ सेक्रेटरी केरला है, कोई जम्मू एंड कश्मीर है, कोई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वो हाई कोर्ट के जजेज है और पता नहीं कहाँ का। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोग एक चीज देखें कि एक थेरेपी, हाँ वो थेरेपी उस एक जो लड़की इतनी, वो अब तो रिटायर होगी, बहुत बड़ी पोजीशन से, शी वॉज दी सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफ द कंट्री, वहां से रिटायर हुई। जब वो इंटरव्यू देने आई, वो मॉक के लिए आई, तो बोर्ड के सामने आके रोने लग गई वो तो। अरे ये मॉक के सामने ऐसे रोगी तो वहां क्या करोगी यूपीएससी में? देखिए वो लड़की नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर शी बिकेम आईएएस एंड शी रिटायर्ड एट डीओपीटी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डीओपीटी सेक्रेटरी मतलब सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफ द कंट्री। तो वो थेरेपी उस समय हमने वो इजाद की थी। थेरेपी में हम तब से पता नहीं 40-50 बैचेस के साथ में शेयर कर चुका हूं। जिनको बोलने में दिक्कत है, पहले एक या तो अपने पीयर ग्रुप बना लो, 4-5 लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए और आपस में डिस्कस करिए। आपस में एक टॉपिक ले लीजिए और एक साथ 5 हो तो 5 टॉपिक हो जाएंगे। अब उसमें कई बार लोग कहते हैं ये तो कंपटीशन है, हम अपनी बात सामने वाले को क्यों बताएं? अरे यार, अंदर पता नहीं वहां कौन क्या पूछेगा। पीयर ग्रुप बनाइए और ईमानदारी के साथ डिस्कशन करिए। वो नहीं करते हैं तो एक 2x2 का शीशा खरीदिए, मिरर खरीदिए, उसको अपने कमरे में लगा लीजिए। और बोलना नहीं आता है, हिचक है, झिझक है, तो अपने से बातें करिए शीशे के सामने बैठ के, जोर जोर से। घर वालों को जरूर बता देना कि वो एक कोचिंग में गया था लड़का, तब से पता नहीं उल जलूल हरकतें कर रहा है। अपने से बातें करिए, उससे 2-3 चीजें, मतलब 2-3 ही, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। आप अपना, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि क्वेश्चन फ्रेम करिए टॉपिक्स के, क्वेश्चन पोज कीजिए, बोलिए क्वेश्चन और आप बोल के उसका जवाब दीजिए। अपने आप देखिए चीजें कैसे इंप्रूव होती हैं। 1 महीने में, अभी आप लोगों के इंटरव्यू में होगा, जिसको प्रॉब्लम है तो इसको इंप्लीमेंट करें। हजारों बच्चों ने इस थेरेपी को यूज किया और जब मुझे मिले तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो कम से कम हमने 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 बच्चों का जो भला किया, तो उनका भी तो आशीर्वाद मिलेगा कि वी आर डूइंग बेटर
फॉर दी मतलब कैरियर। मैं कई बार सोचता हूं कि मेरे ड्यूरेशन में मेरे 1 साल का जो एवरेज आता है आरपीएससी का, वो आता है 37,761। मैंने 1 साल में मेरे को 1.5 साल मिला, तो 1.5 साल में मैंने करीब 57-58 हजार लोगों का अपॉइंटमेंट किया। टीचर्स का अलग छोड़ दीजिए, 55,000। एक परिवार में एक आदमी को सेलेक्ट करते होते 5 लोगों को रोटी मिलती है। पिछले 10 साल में ये 57,000 अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए। आई डिड इन 18 months। तो मुझे अंदर से अच्छा लगता है कि अगर मुझे ऊपर वाले ने ये मौका दिया कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो मैं अपना जीवन खराब करूं पैसे खाने में, सिफारिश करने में, उसमें इससे अच्छा है कि मैं बच्चों के लिए कुछ पॉजिटिव करूं। और जिस सब्जेक्ट में भी 5 वैकेंसी हैं, मैं उनका भी सिलेक्शन करूं। बड़ा काम होता है। 108 एग्जाम करवाई बच्चों, 108 एग्जाम 1 साल में, एवरेज 108 एग्जाम। तो कहने का तात्पर्य कि आप नहीं है तो थेरेपी काम में लीजिए, उसके सामने बोलिए, क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अब उसको और इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है वो सोचिए। दूसरा जो मैंने शुरू में बताया था कि आप अपने चेहरे पर कई ऐसे भाव लाते हो जो सामने वाले को अच्छा नहीं लगते। तो जब शीशे के सामने बैठ के देखोगे तो आप खुद चेक करिए कि आपके चेहरे पे किस तरह के भाव हैं। चेहरे पर ऐसे भाव आते हैं जैसे पूरी दुनिया का वजन आपके सर पे आ गया, बिल्कुल त्योरियों से चढ़ी, इसकी आवश्यकता नहीं। दूसरा, जब सामने बैठते हैं तो वो उस समय तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसको जो करना है करे, इस तरह से करते हैं बच्चे। उस समय पता नहीं होता टेंशन में। तो जब आप शीशे के सामने बैठोगे, करोगे, तो आपको पता लगेगा। तीसरा, एक आई कांटेक्ट नहीं करते बच्चे बोर्ड के साथ। जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो कभी ऊपर देखते, कभी नीचे देखते, कभी इधर देखते, कभी इधर देखते, आई कांटेक्ट नहीं करते। आई कांटेक्ट कीजिए, जिसने क्वेश्चन पूछा है उसकी तरफ मुखातिब होइए, लेकिन और जो लोग बाग बैठे हैं उनको भी तो देख लो, इधर उधर जरा नजर मार के। मतलब कहने का मतलब ये कि आप लोग आंखें चुराते हो। आंखें चुराते हो इसलिए कि वो अंदर से डर लगता है। डर के नॉर्मल रहिए, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि इंटरव्यू तो केवल जो कि नौकरी से जुड़ा हुआ है, अदरवाइज इंटरव्यू तो वैसे ही जैसे अपन ड्राइंग रूम में बात कर रहे हैं, जैसे ड्राइंग रूम में बात कर रहे हैं वैसे ही प्रक्रिया। आपसे क्वेश्चन पूछा, आपको जवाब आता है, जवाब दीजिए, एक शालीनता के साथ दीजिए। और एक चूंकि नौकरी से जुड़ा इसलिए औपचारिक हो जाता है, इसलिए औपचारिक रहिए। वरना लोग बात क्या कई बार यूं होते अंदर, उसको पता ही नहीं, उसको पता नहीं, कईयों को पता नहीं होता, वो डर के मारे कहीं यहां पेन हो रहा है। कई लड़कों को मैंने पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो, अरे सब ध्यान ही नहीं, ऐसा किया था क्या मैंने। तो ये शीशे से आपको पता लगेगी आपके हाथ में। तीसरा, एक और वो लगभग ज्यादातर लोगों के साथ है, उसको भी चेक कीजिए। वो है कि जैसे आप जब आपसे पूछा तो सर जो है कि मतलब वो तकिया कलाम होते हैं कईयों के, उसको भी चेक हो, वो भी चेक होगा इससे। क्योंकि आपको पता लगेगा ना कि आपकी एक जो बोलने की जो एक फ्लो है उसमें जो है कि मतलब है कि मेरा मतलब ये सब चीजें आपको इस थेरेपी से, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तब देयर इज नो नीड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ थेरेपी। लेकिन अगर आप अपने आप को और अधिक इंप्रूव करना चाहते हैं, आप अपने आप को चेक करना चाहिए, क्योंकि वो आपके अलावा कोई दूसरा चेक नहीं कर सकता। पीयर ग्रुप पे आप बैठेंगे तो वो सामने वाला वो अपने उसमें रहता है, वो उसमें नहीं करेगा। माता पिता को पता नहीं है, अगर माता पिता या परिवार में कोई इस तरह के व्यक्ति हैं तो वो बहुत अच्छे आपके गाइड हो सकते हैं। लेकिन नहीं है तो सबसे अच्छा गाइड मैं स्वयं हूं, और स्वयं तब हूं जब मैं शीशे के सामने बैठ के अपने आप को देखूं, अपनी एक्टिविटीज को देखूं, मेरे चेहरे के भाव देखूं, मेरे बोलने में क्या कोई ऐसे शब्द बार बार रिपीट होते हैं नहीं होते, वो आप ही खुद ही चेक करेंगे। हालांकि हम लोग जब पहले इंटरव्यू लेते थे, क्योंकि अभी मॉक इंटरव्यू लेते थे, तो बाकायदा हम लोग बच्चे को एक एक चीज से इंगित करते थे कि तुम जैसे कई लोग बिल्कुल अंदर होते थे तो वो वहीं से झुकते हुए, अरे इसकी आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल होके आइए। कोई, मैंने बताया ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कितने ही झुक जाओ, सिलेक्शन तो आपके ज्ञान के आधार पे होगा।
इसलिए दीनहीन मत बनिए, अपने आप को चेहरे पर एक भाव रखिए, आपकी अपनी एंटिटी है। मैं हमेशा अपने आप कहता हूं कि जो बच्चा मेरे पास आता है, मैं तो हमेशा, चूंकि मैंने बताया ना कि मैं तो एक प्रो स्टूडेंट रहा हूं, हमेशा स्टूडेंट के साथ बात करना, बच्चों से घुल मिलना, बच्चों के साथ पर्सनल कांटेक्ट रखना, और तो मेरी, इसलिए मैं कहता हूं मैं तो क्लासरूम टीचर रहा हूं, और क्लासरूम टीचर होने के नाते मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी स्टूडेंट। अब आज की स्थिति में प्रॉब्लम बड़ी दूसरी है, आप लोग उस जमात से आए हो जहां क्लासेज होती ही नहीं है, होती है तो बहुत माफ करना, मुझे पता है सारा, क्योंकि मैं कॉलेज से जुड़ा रहा हूं। मैं वाइस चांसलर था जहां, तो मैंने एक प्रिंसिपल को, जहां सबसे ज्यादा कॉलेजेस थे कोटा में, वो मीणा जी थे प्रिंसिपल, सब मीणा वाज प्रिंसिपल एट दैट टाइम। तो मैंने उनसे कहा, यार मैं तो पढ़ने लिखने वाला आदमी हूं, ये एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर में बर्बाद हो रहा हूं, शाम को मैं 1 घंटे क्लास लेना चाहता हूं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का सारा हेडेक खत्म, क्लास अगर मिल जाती है तो सारी थकान वकान दूर, बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं क्लास लेना चाहता हूं, तुम्हारी एमए की कोई क्लास। 7,500 स्टूडेंट थे, तो उसने कहा सर मैं आता हूं एक दिन। अरे मैंने कहा तुमको आने की जरूरत नहीं, मैं आता हूं, क्लास व्लास मेरे को कोई अलॉट करो। एक दिन वाक्य लगे, सर क्या बुलाऊं सर आपको, पूरे कॉलेज में 100-200 बच्चे ही नहीं आते हैं। दिस इज द सॉर्ट ऑफ अफेयर। तो आज की तारीख में सब ज्ञानी हो चुका है, टीचर पढ़ाने से ऊपर उठ चुका है, स्टूडेंट कॉलेज में आते ही ज्ञानी हो जाता है, उसको कोई पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये स्थिति ठीक नहीं है, ये भविष्य ठीक नहीं है। हम बड़ी बातें करते हैं हायर एजुकेशन में, बड़ा क्रिटिकल हूं, मेरे को जब बुलाते हैं लोग, कभी मैं नालंदा, जो नया विश्वविद्यालय बना नालंदा, पुराने एक जगह, तो मैं वहां था, तो गवर्नर साहब इसीलिए मेरे को बार बार पूछते रहे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैंने कहा कि इस देश में हायर एजुकेशन के बारे में आप बात कर रहे हो कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी खोलेंगे, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी खोलेंगे, आपने नालंदा में बहुत बड़ी विश्वविद्यालय खोल दी, स्टूडेंट कहाँ है, स्टूडेंट कहाँ? पता लगा कि टीचर ही नहीं है। तो हम सब की जिम्मेदारी, हम किस तरह से, क्योंकि आप भी टीचर बनने जा रहे हो, ये हम सब की चिंता का विषय है कि हाउ टू मेक आवर एजुकेशन। बात तो हम कर रहे हैं, हम चाहते ऐसा हो जैसे एक बना दिया साहब कि 2047 तक हम हर क्षेत्र में विकसित होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। हमने एक आदर्श स्थापित कर दिया, एक टाइम लिमिट दे दी कि हम 2047 तक बनेंगे। तो कैसे बनेंगे उस पर सोचो तो सही, उस पर विचार तो करो। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती कि हमने एक टारगेट फिक्स कर दिया कि 2047 तक हम बातें करेंगे, हम अब मतलब उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई, उसको ठीक से इंप्लीमेंट तो करो। कैसे करें? तो लेकिन खैर आपको ऐसे नहीं बोलना है। अगर मान लो आपसे वहां पूछे कि बताइए हायर एजुकेशन की क्या स्थिति है, तो कैसा एक सर आए थे, उन्होंने कहा बहुत बर्बाद है, ये नहीं कहना है। हायर एजुकेशन का भविष्य बहुत सुनहरा है, गोल्डन पीरियड आने जा रहा है, और जिस दिन हम आ गए अंदर, वो गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है उससे। तो इसलिए एक तो ये कि आप, हाँ ये भी चीज एक, चूंकि मजाक की बात नहीं है, सिस्टम के अगेंस्ट में आपको नहीं बोलना है, सिस्टम के अगेंस्ट में नहीं बोलना है। सिस्टम बहुत बढ़िया जो भी है, इससे अच्छा सिस्टम कोई था ही नहीं, और अगर सर हम आ गए तो सिस्टम और ठीक हो जाएगा। हाँ ये बोल सकते हो आप मजाक में, अंदर छोटी मोटी बजा के, क्योंकि हम भी बोर हो जाते हैं इधर पूछते पूछते। तो कोई बच्चा आया, इस तरह की अच्छी सी बातें तो की, वरना लो क्या होगा कैसे होगा। तो आप लोग बिल्कुल अंदर नॉर्मल रहते, मेरे कहने का मतलब ये कि इंटरव्यू बिल्कुल नॉर्मल रहते दीजिए, अपने आप को नॉर्मल रखिए, क्योंकि जो बैठे हैं ना वो आपके अगेंस्ट में नहीं है, कोई बोर्ड अगेंस्ट में नहीं होता। उनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है, उनका इंटरेस्ट हो तो कोई अच्छा बच्चा सेलेक्ट हो गया भाई, वो तो एक्चुअली क्या सिस्टम के बारे में धारणा बना दी है, कोई इतना करप्ट थोड़ी सिस्टम है। चाहे कितने ही पेपर आउट हो रहे हो, फिर भी जो डिजर्व करता है उसका सिलेक्शन 100% होता है। अगर नहीं होता तो हम कैसे आते, हम लोग कैसे आते? हम लोग तो, हमको तो पता ही नहीं था, हम लोगों को पता ही नहीं था। हमारा तो ध्येय ये बन गया कि यूनिवर्सिटी टीचर बनना है। जैसे हमारा पहले वाइवा होता था, एमए का वाइवा होता था, तो एमए के वाइवा में एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट आए, उन्होंने पूछा व्हाट डू यू वांट टू बी? हमने कहा सर आई वांट टू बी यूनिवर्सिटी टीचर। तो हमारे हेड को उसने कहा इसको तुम टीचर बना देना यूनिवर्सिटी। 9 जुलाई को दोस्तों रिजल्ट आया, 16 जुलाई को आई ज्वाइन यूनिवर्सिटी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन 73। कितनी मतलब कितना हमको पता ही लगा नौकरी क्या होती है।
21 साल में 2 महीने कम थे, तो गवर्नमेंट में हो नहीं सकता था। गवर्नमेंट में तो एक दिन भी कम है तो नहीं हो सकता, इसलिए यूनिवर्सिटी में हो गया। तो हमेशा एक तो पॉजिटिव अप्रोच रख के चलो, पॉजिटिव सोच हमेशा रखो। सिस्टम में पता नहीं क्या क्या कर रहा है, आपका उससे कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब आप उसको लेके बैठ गए, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो हमारा कैसे होगा, ऐसा भाव नहीं आना। हो रहा कुछ भी कर रहा होगा, लेकिन मैं पॉजिटिव करूंगा, मैं पॉजिटिव करूंगा तो नेचर मेरे साथ है। अब आप उसको नेचर कहो, भगवान कहो, कुछ भी कहो, हमेशा आपकी अगर अप्रोच पॉजिटिव है तो प्रकृति आपका साथ देगी। और कोई बेईमानी करता है तो वो बेईमानी करके खुश हो ले, प्रकृति उसको ठीक करेगी, भगवान ही ठीक करेगी, दूसरा कोई ठीक नहीं कर सकता। इसलिए एक तो पॉजिटिव अप्रोच रखो, सिस्टम पे विश्वास रखो, क्या हो रहा है उसकी तरफ से आंखें बंद कर लो, आपके साथ पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप पॉजिटिव सोच रखते हो। तो इसलिए हमेशा एक तो पॉजिटिव सोच रखो, क्वेश्चंस को, सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस को तैयार करके उनके जवाब क्या हो सकते हैं अपने आप सोचिए। रात को, सुबह, शाम, जो अब जब तक इंटरव्यू नहीं हो, आप अपने सारी दुनिया के काम छोड़ दो, सारे संबंध छोड़ दो, शादी ब्याह छोड़ दो, सुबह उठो, आज ये करना है, रात को सो तो उस समय तो ये किया है, ये पढ़ा है, उसका ये मतलब है। अब कई लड़कों में जो कहता है और सब सोचने का काम मिलता है, वो तो बिस्तर में गए और सो जाते हैं। ये भी अच्छी बात है, आपको नींद आती है, वरना नींद आएगी ही नहीं। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको इस समय जो भी टाइम मिल रहा है उसका सदुपयोग कीजिए, और जो आपका टारगेट है कि 2 महीने बाद इंटरव्यू हो रहे हैं, अगर आपने अभी तक भी तैयारी नहीं की है तो ये 2 महीने बहुत क्रूशियल है, आप अभी भी तैयार कर सकते हैं, एंड यू कैन हिट द टारगेट। ये मैं आपको अश्योर करता हूं एज ए टीचर, एक्सपीरियंस के आधार पर, अनुभव के आधार पर। मैं जो बोल रहा हूं वो सब मेरा अनुभव, मैं हमेशा अपने अनुभव की बात करता हूं। तो इसलिए सिस्टम पे विश्वास रखते हुए सब्जेक्ट को ठीक से पढ़िए, सब्जेक्ट जो भी आपके पेपर्स हैं। अच्छा, एक और, हाँ, कि आपके कुछ ऑप्शनल पेपर भी होते होंगे ना, कि आपने क्या ऑप्शन लिए, क्या लिए ज्योग्राफी में? नहीं, जैसे अब जैसे वो जो आपका जैसे बफर स्टेट किस में पढ़ते हो? पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, है ना। तो ऐसे ही जैसे सोशल ज्योग्राफी या इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ऐसे भी कुछ होते हैं, ये सारे कंपलसरी वही। तो एक और ध्यान रखिए आप कि वहां आप ये भी बताएं कि मेरे ये ऑप्शनल पेपर रहे, इसमें मैंने ये तैयार किया है, ये कंपलसरी पेपर्स हैं, मैंने ये तैयार किए हैं। मतलब बहुत ही क्रिस्टल क्लियर चीज होनी चाहिए, जिससे बातचीत में ऐसा लगे कि आपको ज्योग्राफी आती है, आपने ज्योग्राफी सीरियसली पढ़ी है, और यू कैन प्रूव योरसेल्फ एज ए वेरी गुड टीचर ऑफ ज्योग्राफी। ये इंप्रेशन दीजिए बोर्ड को, उसमें बातचीत का ही तरीका है। तो इसलिए, और तो आपके क्वेश्चंस हो तो पूछिए, क्योंकि मैं ज्योग्राफी में तो ज़्यादा बात नहीं कर सकता, वरना मैं सब्जेक्ट की बात कर सकता। पॉलिटिकल साइंस के होते तो मैं उनको ये भी बता सकता था क्या पढ़ना है। हाँ बोलो। नहीं, आप क्वेश्चन ही पूछो ना, बोलो। ये कच्चा टीबू वगैरह, उससे मुझे पता नहीं। वो हमारे वो सब्जेक्ट नहीं रहा होगा ना। आपके क्वेश्चन हो तो कुछ पूछिए, कुछ शंका समाधान। समझ गया। देखिए क्या होता है कि डेफिनेशन कई विचारक देते हैं, ABCDE। अब एक की बताते हो, अब उससे ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं। ऐसे सब्जेक्ट में क्या करना चाहिए कि जब आप, क्योंकि अब आप ग्रोन अप हो चुके हो, यू आर नॉट ए स्कूल चाइल्ड,
तो वो जो बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं उनके आधार पे अपनी डेफिनेशन बनाई है, ये डेफिनेशन है, उसमें ये भी ये कहते हैं, ये भी कहते हैं, उसके एग्जैक्ट शब्द बताने की आवश्यकता नहीं है, भाव बता दीजिए कि वो ये कहते हैं, ये कहते हैं, इसलिए इसके आधार पे ये बहुत अच्छा जवाब है कि मैंने ये पढ़ा, वो ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं, मेरा ये मानना है कि ये है। ये बहुत अच्छा जवाब इसलिए माना जाता है कि आपने अत्यंत मतलब अधिक लोगों को पढ़कर या 5-7 लोगों को पढ़ के अपनी खुद की डेफिनेशन फ्रेम की है। अदरवाइज तो क्या है कि जो विचारक है वो किसी एक एस्पेक्ट पे, कोई दूसरा एस्पेक्ट बात, तो कोई तीसरा एस्पेक्ट की बात करता है, कोई चौथे एस्पेक्ट की बात करती है, आपने उसके आधार पे एक निचोड़ निकाल के उनको दिया, तो ऐसा होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि वो आप जैसे किसी ने जोग्राफी के बारे में कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, उनको सबको आप मिला दीजिए, है ना। हाँ, ये समझ गया, मैं समझ गया। ये हमने इंट्रोड्यूस किया था बेटा, ये हमने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि मैं टीचर था ना, तो ये यहां भी मैंने इंट्रोड्यूस किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो सिलेक्शंस किए उसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया कि आने से पहले, क्योंकि अब मैं टीचर बनाने जा रहा हूं, मैं आईएएस बनाऊंगा, आरएएस बनाऊंगा, तो मैं दूसरे तरीके से इंटरव्यू लूंगा। यहां लड़का जैसे ही आता है तो सबसे पहले हमने कहा तू बोर्ड पे जा और अपनी चॉइस के किसी टॉपिक पे 5 मिनट बोलिए, आपकी चॉइस। जब हमने देखा कि आप आपकी चॉइस में ठीक हो तो फिर हम आपको टॉपिक देंगे, इस टॉपिक पे 5 मिनट बोलिए, और फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए बिठाएंगे। दिस इज द प्रोसीजर। तो इसलिए आप कुछ टॉपिक ऐसे तैयार कर लीजिए, मुझे नहीं लगता आजकल ये कर रहे हैं। मैंने कहा तो था, ये जो पहले वाला था, वो जो लड़का आता था पुलिस वाला, वो भी हमारा स्टूडेंट था, ये लड़का जो अभी चेयरमैन था, संजय श्रोत्री, ये हमारी वो एपीटीसी की प्रोडक्ट था, ये जो चलता था, दोनों पति पत्नी वहीं थे। तो हमने उसको कहा ऐसा करो, उन्होंने कहा सर वो मैं आदेश तो कर देता हूं, लेकिन वो डिपेंड तो उस पर भी डिपेंड करता है जो मेंबर अंदर बैठता है। तो इसमें आप क्या करें कि 2-4 टॉपिक तैयार कर लो अच्छे से, जिसमें आप 5 मिनट बोल सको। बोर्ड पे जाएं, पहले लिखें कि टुडे आई विल स्पीक ऑन सच एंड सच, हिंदी में, कि मैं आज इस टॉपिक पे बात करूंगा। इस टॉपिक में 3 चीजें हैं जिसमें मैं बात करूंगा, 2 चीजें मैं बात करूंगा, 4 चीजें, वो लिख दीजिए ब्रीफ में, और फिर उसमें एक एक करके 2 मिनट बोल दीजिए। इट्स वेरी सिंपल। इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती, इससे अच्छा कोई इंटरव्यू नहीं हो सकता कि आप जिस टॉपिक पे भी बोलना चाहें 5 मिनट इस पे बोलिए। तो जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस हम देखते हैं, रोक देते हैं, भाई ये बोल सकता है, इसको आता है, क्योंकि बोर्ड के पास समय नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा आपसे कुछ चीजें निकलवाना चाहते हैं। तो इसलिए पहले एक टॉपिक तैयार कीजिए, उसके सब टॉपिक दिमाग में सोच के बोर्ड पे लिख दीजिए। वैसे आप मन में भी सोच सकते हो, लेकिन दिखाने के लिए बोर्ड पे लिखिए कि मैं टीचर हूं और मैं अपना इंटरव्यू आपके साथ ये शेयर करता हूं। ये मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया, मैंने जब चेयरमैन बना तो मैंने इंट्रोड्यूस, उसकी बैकग्राउंड है, उसकी जेनेसिस क्या है, उसका इतिहास क्या है, कि जब मैं इंटरव्यू के लिए गया पीएससी में, मैंने ज्वाइन नहीं किया वहां, वो अलग बात है। तो मैं जब इंटरव्यू देने के लिए गया तो इंटरव्यू वगैरह हो गया, तो क्योंकि मैंने बताया ना कि मैंने बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया, तो पीएससी हो गया हमारा 21 साल में, तो मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया 22 या 23 साल में। तो मैं उस समय आज लीन एंड थिन, मैं जब शुरू में था, हमारी हाइट वाइट सब बाद में बढ़ी, तो मैं बहुत ही दुबला पतला छोटा सा। तो वो जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि तुम यू आर सो स्मॉल, कैसे डिस्कस करते हो बच्चों के साथ, बड़े बड़े बच्चे आते हैं एमए में। तो हमने कहा सर मैं तो आई कैन डील विद, क्योंकि सब्जेक्ट हमको आता है, कॉन्फिडेंस हमको हमेशा रहा कि सपोज दिस इज द क्लासरूम, ये क्लासरूम है, हमको तुम फेडरलिज्म इन इंडिया पे भाषण दो। मेरा टॉपिक मुझे आज भी याद है, भारत में संघ, फेडरलिज्म इन इंडिया पे भाषण दो। तो मैं खड़ा हो गया, क्या लगे कि हमने कहा सब क्लास में तो मैं खड़े होकर ही पढ़ाता हूं ना, खैर। तो मैंने कहा कि फ्रेंड्स अब मुझे क्या फेडरलिज्म पे याद नहीं आ रहा, कहां से शुरू करूं, पर मैं अपनी, भाई सबके साथ होता है ना, तो मैं कहां से शुरू करूं, ये बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन चूंकि मैं डिबेटर वगैरह रहा, ड्रामेटिस्ट रहा, कॉन्फिडेंस रहा, तो मैंने कहा फ्रेंड्स मैं मेथोडोलॉजी में लग गया, भाई सब्जेक्ट पे बोलने के बजाय मैं मेथोडोलॉजी पे, मैं ये सब आपको काम आएगा। एक्चुअली ये मैं क्लू दे रहा हूं आपको कि फ्रेंड्स
टुडे आई विल स्पीक ऑन फेडरलिज्म इन इंडिया. माय लेक्चर विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अगर वो मुझे बोर्ड पे कहते तो उस समय बोर्ड पे पीएससी वगैरह में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था. मैंने कहा माय लेक्चर विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इन पार्ट फर्स्ट आई विल डिस्कस दिस, इन सेकंड दिस, थर्ड इन दिस. तो वो पहले 2 लोग बैठते थे बोर्ड के, दोनों आपस में बात करने लग गए. तो मैंने प्लीज कीप साइलेंस, दिस इज द क्लासरूम. इसने मेरा सिलेक्शन ही नहीं कराया. आई वॉज द टॉपर ऑफ दैट बैच. क्योंकि ये कारण क्या है कि पता नहीं सामने वालों को कौन सी चीज उनको पसंद आ जाए जिसके आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाए. ये तो एक्चुअली क्या है कि बोर्ड के उस पे डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी चीज उनको अपील कर गई. क्योंकि जैसे कई बार ना कहते हैं साहब क्वेश्चन तो मैंने ज्यादा ढंग से जवाब नहीं दे पाया, लेकिन जैसे मैं भी ये कहता हूं कि आपको 20 क्वेश्चन पूछे, उसमें से 12 क्वेश्चन आपने जवाब नहीं दिए, लेकिन 8 के इस तरह के दिए, इतने इफेक्टिव तरीके से दिए कि बोर्ड को अपील कर गए और आपका सिलेक्शन हो गया. तो मुझे याद है आज भी कि मेरा सिलेक्शन, कि जो लड़का यहां हमको टोक सकता है तो क्लास में तो पता नहीं क्या करेगा. मैंने कहा क्योंकि मेरी प्रॉब्लम, मुझे फेडरलिज्म याद नहीं आ रहा भाई. तो मैंने ये कहने का तात्पर्य है, ये सब आपके साथ मैं इसलिए शेयर करता हूं कि ऐसा हो चुका है, फिर भी मैं आपके सामने बैठा हूं. इसलिए आप इन सब चीजों को अपनी स्ट्रेटेजी का पार्ट बनाएं. मेथोडोलॉजी अब वो, लेकिन आपको ऐसा आना चाहिए कि आपको चीज याद नहीं आ रही है तो आप क्या करें, ये उसी सडनली आपको सोचना है. तो मैंने कहा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब मैं आगे बोलना ही था. तो मैंने सोचा कि एक ये ट्रिक काम में ली जाए. नो, दिस इज द क्लासरूम. ओ पूरा बोर्ड हंसा. उसने कहा अच्छा बैठ जाइए. फिर डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन ने मेरे से पूछा कि यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी में होते हैं वो सामान्यतः ज्वाइन नहीं करते. मैंने कहा सर मैं तो आई विल ज्वाइन. अब मैं जब वहां गया हूं तो मैं क्यों कहूं कि ज्वाइन नहीं करूंगा तो फिर हम आपको सेलेक्ट क्यों करें. तो जब गए हैं तो रिजल्ट क्यों हो, ज्वाइन नहीं करें बात का निर्णय, सेलेक्ट तो हो. कहने का तात्पर्य है कि यह सब चीजें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां होना चाहिए. हम आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी देखते हैं, कॉन्फिडेंस भी देखते हैं, ईमानदारी, एक और ईमानदारी भी देखते हैं कि जैसे आपको कोई चीज नहीं आई, आप ब्लफ कर रहे हैं इधर उधर बिहाइंड द बुश. ऐसा नहीं करें. नहीं आता, ईमानदारी से कह दीजिए सर ये सॉरी नहीं आता है, मैं नहीं कर पाया. लेकिन वहां चिपका दीजिए कि ये तैयार करके आया हूं. लेकिन बार बार भी नहीं कहना है. एक बार बता देने के बाद अगर उनका पकड़ेगा तो पकड़ लेगा, नहीं तो बार बार कहने पे भी उन्होंने डिटरमिन कर लिया कि नहीं पूछना है तो नहीं पूछना. इसलिए एक तो मतलब हमेशा जो सामान्यतः जो मुझे चिंता या जिसमें मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता, एक तो बिल्कुल दीनहीन बन के मत जाइए. इससे मुझे बड़ा गुस्सा आता है. क्योंकि आप कोई भिखारी थोड़ी हो और उसके आधार पे आपको नौकरी नहीं मिलेगी. हैव ए कॉन्फिडेंस, लेकिन और कॉन्फिडेंस में नहीं. इसलिए मतलब ये सब चीजें हैं जो आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं. एक अच्छे से तरीके से अपनी बात कहिए, ईमानदारी के साथ बात कहिए, कॉन्फिडेंस के साथ बात कहिए, और एक कभी मतलब एक हल्का सा विटी भी होना चाहिए. जैसे कोई मजाक की बात आ गई तो आप जैसे मैंने बताया ना, आप बिल्कुल कर सकते हैं कि सर हम आएंगे तो सिस्टम ठीक होगा ना. मैंने बताया ना आपको, मतलब आप ही अपने बारे में नहीं कहोगे तो दूसरा कौन कहेगा. इसलिए अच्छे से, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप पता नहीं क्या कर दोगे आके. हम आएंगे, सिस्टम ठीक होगा सर, हम बड़ी ईमानदारी के साथ काम करेंगे. हमने सिस्टम को पढ़ा है, हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं. सिस्टम में प्रॉब्लम है, सिस्टम बहुत अच्छा है. आप ये फिर और देखिए, आप ये कहेंगे सिस्टम बहुत खराब है हम ठीक करेंगे. सिस्टम ऑलरेडी बहुत ठीक है, हम उसमें और इंप्रूवमेंट करेंगे. ये कुछ बातें, अब वो आपसे क्या पूछा जाए, कैसे पूछा जाएगा, वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपेक्षा ये है. और ये जो पैरामीटर्स हैं वो चाहे इधर उधर हो सकते हैं, इसके अलावा कोई चीज बचती भी नहीं है, कोई बचती भी नहीं है. बिना आपको जवाब और बोलिए. हाँ और आगे आ जा बेटा. हाँ बता. किस डिपार्टमेंट में, मतलब है हिस्ट्री में? उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं और आप इसको क्यों छोड़ना चाहते हो? आप
ऑलरेडी आप किसी सर्विस में हैं? किस सर्विस में हैं? एजुकेशन में हैं, फर्स्ट ग्रेड। वहाँ तो ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं बताता हूँ, बैठिए आप। इन सबके जवाब है भाई। आप स्कूल एजुकेशन में हैं, टीचिंग में हैं ऑलरेडी। चूंकि आप अभी स्कूल में हैं, मौका आपको अब मिला है कॉलेज में आने का, तो प्रोग्रेस एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अभी हम नीचे के लेवल पे हम, अब हमारी हर आदमी चाहता है कि नीचे से यूपर जाए। तो हम स्कूल में हैं, स्कूल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमको मौका मिला कॉलेज के लिए, तो हम कॉलेज में काम करेंगे। और वो कहेंगे आप कॉलेज में मौका मिलेगा तो आप यूनिवर्सिटी में, साहब ये तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि आप ये कह रहे नहीं साहब मैं तो बस कॉलेज में आ गया तो मेरा जीवन धन्य हो गया, ऐसा नहीं। वो सब जानते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी जो त्रासदी है राजस्थान के साथ, जो आरएस में बैठते हैं लड़के, वो स्कूल के कुछ टीचर्स हैं, बहुत हैं, तो वो लोग बाग जब तक आरएस नहीं बन जाते या जब तक उनके जो चांसेज हैं वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, तब तक बैठते ही रहते हैं। और वो हमेशा आते हैं और आते कहते हैं साहब हम सेवा करना चाहते हैं, तो वहाँ भी तो सेवा कर रहा है कि साहब आरएस में आके सेवा करना चाहते हैं, तो वहाँ भी तो सेवा कर रहा है, वहाँ तो सेवा कर ही नहीं रहा, न पढ़ाता है, न कुछ जाता है, न स्कूल में जाता है, आरएस की तैयारी में लगा रहता है। तो हम आप सब जानते हैं। तो आप कहिए साहब कि नहीं ठीक है मैं स्कूल में टीचर हूँ, लेकिन एक हर व्यक्ति प्रगति चाहता है, नीचे से ऊपर जाना चाहता है। स्कूल में हम हैं, स्कूल में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आगे भी अपने अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मैं स्कूल से कॉलेज में शिफ्ट होना चाहती हूँ। खत्म कहानी, इसमें कोई बुराई नहीं। अब वो कहे साहब अरे नहीं साहब मैं तो पता नहीं, जो मेरा तो जीवन का लक्ष्य ही कॉलेज टीचर बनना रहा है, मैं तो गलती से स्कूल टीचर बन गई। ऐसा भी नहीं, ऐसा क्यों हो? ठीक है मौका मिला, इसको जोड़िए इसके साथ बेरोजगारी के साथ कि साहब आज रोजगार बड़ा मुश्किल है, मुझे पहले स्कूल में रोजगार मिल गया तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। अब मैं चूंकि मेहनत की है, अब मुझे मौका मिला कॉलेज का, तो मैं कॉलेज के लिए कोशिश कर रही हूँ। तो कई बार हम पूछते हैं कि क्या सेलेक्ट हो जाओगे कॉलेज में? हाँ सब आपका आशीर्वाद मिला और मैंने मेहनत की है तो मुझे सफलता मिलेगी। आप देखो अरे नहीं साहब पता नहीं आपकी कृपा हो जाए, अरे कोई कृपा नहीं करेगा। आप कहिए, कह दीजिए कि आपका आशीर्वाद रहा और मैंने जो मेहनत की उसके आधार पे मैं हो सकता है मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी, आपका आशीर्वाद। मतलब कहना ये डायरेक्ट अपनी ड्राइंग रूम की बातें हैं ये, जैसे अपन करते हैं नॉर्मल तरीके से। मैं तो इसको बिल्कुल इंटरव्यू को कभी मैंने सीरियस नहीं लिया। मैं बच्चों को कहता हूँ अरे कुछ नहीं यार, इंटरव्यू के लिए क्या करना है, इंटरव्यू के लिए पढ़ो लिखो और इंटरव्यू को मोड़ो उधर जिधर आप मोड़ना चाहते हो। ये आप सीखिए, इंटरव्यू को मोड़िए अपनी तरफ से, अपने तरीके से इंटरव्यू हो, ऐसी स्थिति बनाइए अंदर और वो बनती है। आप मेहनत करोगे, सोचोगे, उसमें मेहनत करना पड़ेगा पहले, हवा में नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बोलिए। अच्छा पहले इंटरव्यू दे चुके हो? हाँ लेकिन हम जैसे ना किसी डिपार्टमेंट में है ना एजुकेशन में है, तो हमसे ये सवाल पूछा जाएगा डायरेक्ट कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आए हो, तो इसका क्या सटीक जवाब हो सकता है? क्या सर, ये तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये तो ठीक है वो स्कूल में है या कोई दूसरी जगह है, ज़्यादातर तो लोग बाग वही आते हैं जो फ्रेश है, ज़्यादातर तो फ्रेश वही आते हैं भाई। वो तो बाई चांस है कोई स्कूल में है, ये तो बाई चांस है कि कोई बाबू सेक्रेटरीट में है, वो करते हैं। अदरवाइज तो अब ठीक है कि हम ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हमने एमए किया, एमए के बाद वैकेंसी निकली, हमने अप्लाई कर दिया एंड वी थिंक दैट वी आर फिट फॉर द जॉब। हम सोचते हैं साहब ये हमने तैयारी कर रखी है, इसीलिए हमने नेट दिया, पास हो गए, सेट दिया, जो भी आप हैं वो पास हो गए। नेचुरली तो हम वी आर नेचुरल कैंडिडेट फॉर द लेक्चरशिप, नेचुरल, और जोड़ दी इसमें अंडरलाइन, नेचुरल। हम है नेचुरल इसके लिए बने, इसीलिए यहां तक भाई स्वाभाविक रूप से आ रहे हैं ना। आप एमए किया, नेट किया, सेट किया, यहां की एग्जाम दी, पास हो गए, तो वी आर दी नेचुरल कैंडिडेट फॉर दी लेक्चरशिप इन ज्योग्राफी। बहुत स्वाभाविक है। ज्यादातर लोग बाग आप जैसे ही है बेटा, सर्विस वाले तो बहुत कम आ पाते हैं ना। कोई बात नहीं। आपने
मैथमेटिक्स में किया, पहले मैथमेटिक्स में किया, तो वहाँ क्या स्थिति रही? एमएससी हो गया, तो वहाँ आपने पहले कोशिश क्यों नहीं की? पूछेंगे वहाँ ये है टीचर लगे हुए मैथमेटिक्स में, मतलब साइंस में टीचर हो, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स, ओके नो प्रॉब्लम। ये सब मैथमेटिक्स में हमने एमएससी किया था। फिर उसके बाद हम लोगों को, क्योंकि पहले मैंने बीएससी किया, बीएससी करने के बाद मुझे वैकेंसी निकली सेकंड ग्रेड में, मैं लग गई हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट ज्योग्राफी में रहा है। अब ये तो करना पड़ेगा ना, तो उस समय तो मुझे मौका नहीं मिल पाया। मेरे कुछ साथी मेरे घर में या मेरे कलीग, उनको मैं देखती हूँ, तो मेरी इच्छा हुई कि मुझे ज्योग्राफी में भी करना चाहिए। मैंने ज्योग्राफी में किया, अब मुझे इसके लिए कॉलेज के लिए मौका मिल गया। मतलब कुछ नेचुरल बनाइए उसको, है ना, क्योंकि उस समय तो आपने बीएससी किया, आपको मौका मिल गया और सेकंड ग्रेड में आप सेलेक्ट हो गए। अब मैं वही हायर पोजीशन के लिए कोशिश कर रही हूँ, तो पूछ सकते हैं आपसे एमएससी क्यों नहीं किया? एमएससी किया है, एमएससी के बाद ये सेकंड ग्रेड मिला। नहीं, मैं समझ गया, आपने एमएससी करने के बाद सेकंड ग्रेड में ज्वाइन कर लिया। अब मैंने सोचा साहब कि मेरा इंटरेस्ट शुरू से ज्योग्राफी में था, ये वो बात करने का तरीका है शुरू से। तो वो उस समय तो सर मौका मिला, नौकरी मिल गई, बड़ा अच्छा रहा। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि मैं अब थोड़ा बेटर कर सकती हूँ, या मुझे जो मेरी इच्छा अंदर से वो कर सकती हूँ, तो मैंने एमए किया। और यहाँ मैंने, क्योंकि मैं ज़्यादा ज्योग्राफी मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैं सर कॉलेज एजुकेशन के लिए सेलेक्ट हो गई, ज़्यादा इंटरेस्ट। मतलब अब देखो, ये तो ट्विस्टिंग ऑफ वर्ड्स है, सामने वाले को कैसे कन्विंस करें, बातचीत का एक तरीका। सब जानते हैं हम कि आपने एमएससी कर लिया, अब चूंकि यहाँ कोशिश, लेकिन उस चीज को आप अपने तरीके से पुटअप करें, शालीन तरीके से पुटअप करें। हाँ। आगे आ जाओ, जरा आगे आ जाओ, मैं सुनूं, बात तो सुनो आपकी। नहीं, सामान्यतः नहीं करते। वो तो जिस सब्जेक्ट के लिए आप आए हो, आप आ रहे थोड़ी आ रहे हो, वहां करते हैं। वो तो रिकॉर्ड होता है ना, सामने रिकॉर्ड रहता है, सामने रिकॉर्ड रहता है, वो चेयरमैन पढ़ता है बाकायदा। अब अंदर का उससे आपका कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए, आपको तो इंट्रो देना है, कोडिंग है नहीं है, क्या हो गया, आई डोंट नो। नहीं तो आप उसमें आपको जाने की जरूरत ही नहीं ना, आप तो अपना सब इंट्रो दो, जवाब दो। अंदर क्या सिस्टम है उससे हमारा क्या लेन देना, उसमें मत जाओ आप, है? अपना परिचय अपना तो उसके सामने है ना, वो तो उसके सामने, बोर्ड के सामने कोई पढ़ता है, आप ये हो, आपके पिताजी ये हैं, आप यहाँ के रहने वाले हो। अब उसके बाद अगर कोई बहुत ही ज्यादा कि आपके बारे में कुछ और बताना चाहे तो बता दीजिए, वो अलग बात है। लेकिन वैसे सामान्यतः ऐसा नहीं होता, सामान्यतः ऐसा नहीं होता। आपके अगर वो इंट्रोडक्शन आपका जानना चाहता है तो इंट्रोडक्शन तो पढ़ता है ना पहले आपके सामने, मैंने बताया ना आपको, सबसे पहले होता ही है। इंट्रो दिए होंगे आपने, किसी ने, कोई ऐसा है जिसने पहले इंट्रो दिया? हाँ, तो 2-3 लोग आगे, तो वो पहले पढ़ते यही है कि आप मिस्टर सच एंड सच हैं, आपके पिताजी का नाम ये है, आप यहाँ के रहने वाले हो, आपने ये किया है। वो तो आपके सामने पढ़ रहा है आदमी, क्यों भाई? हाँ, ये देते हो। हाँ, है कोई उसी फील्ड का है जिस फील्ड से वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं। हाँ। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति में कि किस व्यक्ति को मार्क्स देने में प्रायोरिटी रहती है, कि जैसे कोई एजुकेशन फील्ड से आया है, कोई बाबू से उठ के या फिर कोई ऊपर से नीचे की तरफ उसके जीवन में। अरे तो मार्क्स देते हुए उनमें कंपेयर थोड़ी कर रहे हैं, वो तो अलग अलग कैंडिडेट आते हैं, अलग अलग कैंडिडेट को सब मार्क्स दे दिए जाते हैं, आपस में कंपेयर। 10 आए तो 10 को कंपेयर थोड़ी करते हैं अंदर।
ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ये तो आप लोग सोचते हो। वो तो बोर्ड के सामने कैंडिडेट आया, उसको एसेस किया, उसको मार्क्स दे दिए। अब जैसे कोई स्कूल टीचर आया है, आपका इंटरव्यू जैसा हुआ है उसके आधार पे आप सिलेक्शन हो गया। कोई बाबू है, वो आया, उसका इंटरव्यू हुआ, उसके आधार पे वो जब 10 कैंडिडेट, जैसे कोई बाबू, कोई टीचर, सब आए तो एक साथ थोड़ी आते हैं। आप आए, आपको एसेस किया, मार्क्स दे दिया, बस खत्म, लिफाफा बंद। दूसरा आया, इंटरव्यू हुआ, उसका लिफाफा बंद। और क्या, न उनके सामने कोई आपका रिकॉर्ड होता है, ना कुछ और होता है। जैसे आपके ये सब जो किया, ये भी मैं आपको बता, आप कहेंगे आप ही नहीं किया क्या सारा? ये जो इंटरव्यू का जो कंपोनेंट है 12.5%, ये भी मैंने किया। मैंने इंटरव्यू खत्म किए, क्योंकि मैं टीचर था ना, तो मुझे रोजाना नई नई चीज सोच के जाता, आज ये करूंगा। मेरे साथी सारे विरोध कर, जैसे मैंने स्कूल टीचर का इंटरव्यू खत्म किया, मैंने किया, तो मेरे साथियों ने बहुत विरोध किया कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मतलब जैसे इंटरव्यू से सारी कहानी होनी, क्योंकि आप जानते हो क्या प्रॉब्लम है। मैं जानता था कि, मैं सुनता था कि भाई इंटरव्यू में गड़बड़ होती है, तो इंटरव्यू खत्म करो ना। जिस चीज में भाई हम आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं, रिटर्न के आधार पे, मेरिट के आधार जो आपकी है उसके आधार पर सेलेक्ट कर दिया। इसी तरह से एक और आलोचना हमेशा होता है ना भाई, रिटर्न में तो बड़ा मुश्किल है, इंटरव्यू में तो आपने मुझे टेलीफोन किया, जरा देख लेना, तो होता भी है थोड़ा बहुत। लेकिन कोई 10 से 20 कर दे, जैसे लेक्चरर के लिए मैं स्पेशली कहना चाहता हूं कि पहले 100 मार्क्स का होता था इंटरव्यू, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होता था। आप रिटर्न करके आते थे, वो केवल क्वालिफाइंग होता था कि आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं 100%। अब रिटर्न में जिसके 30 आ रहे हैं उसको इंटरव्यू मिल रहे हैं 80, और जो रिटर्न में जिसका 80 है उसको इंटरव्यू मिल रहे हैं 30। ये प्रोबेबिलिटी थी। और चूंकि मैंने बताया ना, मैं ये क्यों कर सका, क्योंकि हर चीज मुझे पहले पता थी। मैं टीचर था, मेरे साथ स्टूडेंट्स होते थे। अब जैसे दूसरी चीज आपको बताता हूं, जिसकी वजह से मुझे गालियां देते हैं, आई एम वेरी अनपॉपुलर, मैं बड़ा अलोकप्रिय चेयरमैन रहा हूं। किस लिए? जितने भी आपके कोचिंग चलते हैं, जैसे आप भी कोचिंग में बैठे, सारे कोचिंग वाले मेरे से नाराज। क्यों? क्योंकि मैंने आरएस में ऑप्शनल पेपर समाप्त किए। वो मैं बंदा हूं जो आपके सामने बैठा हूं। क्योंकि मैं एक कोचिंग में गया, जैसे ही पीएससी से आया, तो लोग बाग रहते हैं ना, तो एक बार, हालांकि इसे कुछ होता नहीं है, मुझे किसी ने कहा कि आप, तो मैं गया वहाँ, नाम नहीं लूँगा, तो सामने वो रिसेप्शन पे 3 लड़कियां बैठी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कितने स्टूडेंट्स हैं? कि 800। क्या फीस लेते हो? 1,20,000। तो मैंने कहा यार तुम्हारा तो, जब मैं चाय लेक्चर के बाद चाय पी, तो चेयरमैन, उसके मालिक मेरे साथ बैठे, पूरा ग्रुप बैठा हुआ, तो मैंने कहा यार तुम तो 8 करोड़ रुपए एक साल में कमा रहे हो। उन्होंने कहा सर ये तो आपने मरवा दिया, 18 करोड़ इनकम थी, 10 तो आपने मरवा दिया, ऑप्शनल पेपर खत्म करवा दी। क्योंकि जब मैं कोटा में वाइस चांसलर था, तो दी देन गवर्नमेंट अशोक गहलोत जी ने मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई कि आरएस की एग्जाम में क्या सुधार किए जाए। तो चूंकि मैं यूनिवर्सिटी में चलाता था सिस्टम, तो मुझे पता था कि वो स्केलिंग में ऑप्शन में किसी में मार्क्स बढ़ जाते थे, किसी में कम हो जाते थे। तो हर साल हर एग्जाम कोर्ट में जाती थी, तो एक एग्जाम में 3 साल लगते थे। आज भी 3 साल लगते हैं, आज कारण दूसरे हैं, उस समय वो कारण थे स्केलिंग। तो मैंने रिपोर्ट दी कि साहब आरएस को अगर आप ठीक से करना चाहते हैं तो ऑप्शनल पेपर समाप्त कर दो। मैंने रिपोर्ट दे दी, बाकायदा पूरी वर्कशॉप वगैरह की, कंट्री के बहुत सारे लोगों को, ये जो बाजीराम एंड रवि वगैरह दिल्ली में चलाते हैं, इन सबको मैंने बुलाया और निष्कर्ष निकाला कि ऑप्शनल पेपर खत्म कर दो। अब वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी। गवर्नमेंट में जैसे ही गई, कैबिनेट की सब कमेटी बनी, उसके सामने रिपोर्ट गई, सब कमेटी ने रिपोर्ट टर्न डाउन कर दी कि नहीं। अब ये तो सौभाग्य से कहो दुर्भाग्य से कहो, 3 महीने बाद मैं ही चेयरमैन बन गया। तो मैं जैसे ही गया, मैंने रिपोर्ट की स्टेटस पूछी, तो पता लगा कि रिपोर्ट तो टर्न डाउन हो गई। देन आई टॉक टू चीफ मिनिस्टर, कि साहब आपने कमेटी बनाई थी, तो क्या हुआ? मैंने साहब टर्न डाउन क्यों हो गई?
मैंने कहा पता नहीं, तो पता लगा कि कोचिंग वाले मिल लिए कि बच्चों का अगर ढंग से सिलेक्शन करना है तो ऑप्शनल पेपर रहना बहुत जरूरी है। भाई हर आदमी अपनी अपनी बात करते, तो इसलिए कमेटी ने टर्न डाउन कर दी। तो मैंने कहा नहीं साहब, ये बहुत गड़बड़ है, बच्चों के साथ इनजस्टिस होता है। खैर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आप एक दिन आइए, अपन बात करते हैं। मैंने कन्विंस किया, और उस समय हर बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग होती थी, तो मुझे कहा कि आप बुधवार को सुबह 9 बजे आ जाओ, यू टॉक टू द कैबिनेट। तो मैं सबसे पहले सारे इश्यूज लेने, एजेंडा लेने से पहले मेरे को ही बुलाया गया, और मैंने सारे जितने भी 17-18 मंत्री थे उस दिन, सबको कन्विंस किया। और सब कमेटी के जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा अगर चेयरमैन चाहते हैं तो हमको क्या एतराज है, और आई डिड इट। और उसका चमत्कार देखिए कि जैसे ही राजस्थान में अप्रूव हुआ, आई वॉज फॉलोड बाई आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ये सब में फॉलो किया। आगे सुनिए, जैसे ही स्टेट पीएससीज में हुआ, यूपीएससी ने ये किया कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, दोनों पेपर समाप्त करेंगे। लेकिन चूंकि दिल्ली में कोचिंग लॉबी बहुत पावरफुल है, मेंबर से मिले, मामला पार्लियामेंट में उठा, और पार्लियामेंट में तय हुआ कि चलो 2 पेपर खत्म मत करो, एक रखो। एक सब्जेक्ट अभी भी आई है इसमें। तो कहने का तात्पर्य कि चूंकि मैं टीचर था, चूंकि मैं स्टूडेंट से जुड़ा हुआ था, मुझे पता था क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने स्कूल टीचर के इंटरव्यू खत्म किए। दूसरा, इंटरव्यू में गड़बड़ होती है, लेक्चरर के इंटरव्यू में गड़बड़ होती है, इसलिए 100 नंबर में से नहीं, इंटरव्यू का कंपोनेंट रखिए 12.5%, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था पुराना, मैंने उसको सहारा बनाया। भाई कोई ना कोई आधार बनाना पड़ता है, कि सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश है, उसका आधार बनाइए, और एक रिटन एग्जाम लीजिए, उसका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसको ध्यान में रखते हुए 87.5% उसका रिकॉर्ड देखिए, और 12% इंटरव्यू। अब शायद 24-25 है, वो 12% हो गया। मैंने 12.5% उसे रिकमेंड किया था। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये सब चीजें हम लोगों ने इसलिए की क्योंकि मैं बताता हूँ, जो मैं शेयर करता हूँ सारी एक्सपीरियंस है शेयर करता हूँ, तो जो बच्चों को देखता था, समाज में देखता था, पीएससी एक ऐसी, मतलब जहां आप लोगों को नौकरी दे रहे हैं और आप बच्चों के साथ इनजस्टिस कर रहे हो। ऊपर वाले ने आपको मौका दिया कि आप इनजस्टिस, मतलब जस्टिस करते हुए जो योग्य है उसको नौकरी दीजिए, उसको रोजी रोटी दीजिए। अगर आप एक व्यक्ति गलत आदमी को देते हो तो उसके साथ जस्टिस हो गया ना। तो ऐसा जब तक नहीं सोचेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एज ए टीचर आपके सामने बोल रहा हूं, तुम्हारा सबका बड़ा भाई हूं, मैंने एक भी मामले में समझौता नहीं किया, एक भी मामले में समझौता। बहुत लोगों का नाराज है। मैं अपने घर पे नहीं रुकता था, मंत्री सारे नाराज। मैं सीएम साहब से मिलने आया तो कुछ नाम नहीं लूंगा, 10-12 मंत्री मेरे पीछे पीछे। सीएम साहब से कहा, अरे साहब चेयरमैन साहब से कॉल, टेलीफोन तो उठावें। बट आई वन थिंग मोर, जो मैं कहूंगा आपको कि अशोक गहलोत पॉलिटिशियन है, लेकिन मेरा ही नहीं, और भी चेयरमैन से जैसे बात हुई, उन्होंने किसी मामले में किसी के लिए नहीं कहा। हमसे कहा कि जो ईमानदारी से हो सकता वो करिए। ये मैं आपको उनके पीछे से कह रहा हूं। मेरा एक्सपीरियंस यहां, अशोक गहलोत है चीफ मिनिस्टर है, मेरा एक्सपीरियंस है कि उन्होंने कभी इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की। तो जब मंत्री आए कि साहब चेयरमैन पीएससी में बैठते हैं, आपको बोर्ड में बैठते कैसे उठाएंगे? खैर वो सारे के सारे मेरे से नाराज। आई डोंट केयर, क्योंकि मैं आपको खुश करने के लिए, आपको नाराज करने के लिए नहीं आया हूं। मुझे जो काम सौंपा गया है, जब तक मैं हूं, मैं इसी जील के साथ काम करूंगा। और इसीलिए रिटायर होने के बाद 15 साल बाद भी, 15 साल हो गए मुझे रिटायर हुए, 15 साल बाद भी मुझे यूपीएससी पूछती है, स्टेट पीएससी पूछती है, तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करता हूं, करता रहूंगा। और अगर मैंने सोच लिया कि कोई दबाव डालता है तो मैं उसी दिन छोड़ दूंगा, जाऊंगा ही नहीं। तो इसलिए एक अच्छा सा रखिए दिमाग में, एक अच्छा सा सोच रखिए। मुझे किसी कोई क्या करता है मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं मुझे मेरे से मतलब है। अब वो हर आदमी अपने अपने हिसाब से करेगा। इसलिए आप लोग सब्जेक्ट को पढ़ते हुए बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी करें। और ये जो चलता है ना बाहर, जैसे मेरे से कई बार पूछते हैं, सर आजकल ये चल रहा है बहुत, अरे तो तू उसमें क्यों पढ़ना चाहता है? तेरा ईमानदारी के साथ सिलेक्शन काम कर, वरना छोड़, कोई जरूरी थोड़ी अपना दूसरा काम कर। इसलिए आप अपने आप पे, अपने व्यक्तित्व पे, और मैं ये मानता हूं, मैं हमेशा ऐसा करता हूं,
3 चीजें होती हैं, 1/3, 1/3, 1/3। 1/3 है सिलेबस जो आपको पढ़ना है, फिर दूसरा है टेक्निक। आपने पढ़ा, आपने ऐसी टेक्निक बना ली, डेवलप कर ली जो सामने वाले को कन्विंस करती है, तो आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी। 1/3, 1/3। तीसरा 1/3 गणेश जी की कृपा, ऊपर वाले की कृपा आपके भाग्य में है। मैं बहुत इस चीज में विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं इतने सारे बच्चों को मैंने देखा है कि कई ऐसे बच्चे जिनको सेलेक्ट होना चाहिए था नहीं हो पाए, और कई ऐसे सेलेक्ट हो गए जो खुद भी कहते थे सर पता नहीं कैसे सेलेक्ट हो गए। तो वो फिर वो चीज 1/3, 1/3 टू 1/3 हमारे हाथ में, सिलेबस पढ़ना और एक टेक्निक डेवलप करके इफेक्टिविटी के साथ अपनी बात करना। तीसरा 1/3 हमारे हाथ में नहीं है। गणेश जी की कृपा है तो हमने जो पढ़ा वो आ गया, गणेश जी की कृपा है तो हमसे जो पूछा गया हमने बड़े इफेक्टिविटी के साथ बोला, इफेक्टिविटी के साथ नहीं बोला तो भी सामने वाले को कन्विंस हो गया, अपील कर गई बात। तो वो तो सब ऊपर वाले के हाथ में, इसलिए ऊपर वाला भी है, उसमें विश्वास करिए, लेकिन ऊपर वाले पे छोड़ के हाथ पांव बांध के बैठ मत जाइए, वो भी हेल्प करेगा जब आपने अपने किए। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।